हाँ, हम शुरू करते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री रासायनिक बलगतिकी, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम देखते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया में ये समझ लीजिए कि अभिक्रिया का वेग का मान जो है, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। याद करिए मैंने क्या बोला, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, अभिक्रिया का वेग पूरी अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। यदि आप अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित भी करें तो अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि पूरे अभिक्रिया, जब तक अभिक्रिया होगी, एक स्थिर वेग, एक नियत वेग से चलती रहेगी। इस तरह की अभिक्रियाएं शून्य कोट की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। राइट, क्या बोला, पहला बात तो ये बोला कि यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा तो शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें ये चीज़ मेंशन हो गया। शून्य कोट की अभिक्रिया में, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात क्या हो गई, अभिक्रिया वेग संपूर्ण अभिक्रिया में नियत या स्थिर रहता है। तीसरा क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन करेंगे तब भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित नहीं होगा। ये किसकी विशेषता होती है, शून्य कोट अभिक्रिया की ये विशेषता होती है। राइट, ओके। अब जरा देखो, इसमें हम ऐसे आपको समझा सकते हैं, जैसे एक कोई अभिकारक है, रिएक्टेंट है, अभिकारक कोई है ए, यही अभिकारक क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। ओके, और रेट कुछ इस तरह से हम लिख दें, इसमें रेट इक्वल टू क्या लिख दें, के और ए टू दी पावर, मतलब ए की सांद्रता और इसका घात क्या कर दें, 0। अब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा। यानी रेट क्या हो गया, वेग स्थिरांक हो गया। तो ये तो मैथमेटिकल इसका तरीका हो गया। यदि हम एग्जाम्पल लिखें, प्रथम कोट की अभिक्रिया का उदाहरण लिखें, तो एग्जाम्पल हम आपको ऐसे दे दे रहे हैं, जरा देखें। पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है जल के सतह पे एक रासायनिक संयोग दे दें, क्या, H2 + Cl2। इसका जो है सनलाइट की उपस्थिति में, ओके, ये किस में, सनलाइट की उपस्थिति में। इसे H-, समझ रहे हैं, H-, फोटान वगैरह यदि समझे होंगे तो उसमें होगा H-, और पानी की सतह पे मीन्स क्या है, ये जो रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग हो रहा है पानी की सतह पे हो रहा है और ये सनलाइट में हो रहा है, तो ये क्या बना लिया, 2HCl बना लिया। इस पूरे अभिक्रिया में यदि हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल जो रेट इसमें देखा जाता है वो रेट कुछ ऐसे मिलता है, H2 इस पर भी पावर 0, Cl2 इस पर भी पावर 0 मिलता है। और ये पूरी तरह से अब किसके बराबर हो गया, वेग स्थिरांक। ये दोनों वैल्यू 1 हो गई, वेग स्थिरांक के बराबर हो गया। और यहाँ पर अभिक्रिया की यदि कोटि कहोगे तो घातों का योग 0 है, इसलिए कोटि कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया में अभिकारक से जो प्रोडक्ट उत्पाद बनता है, इसमें H2 और Cl2 के सांद्रण पर यह अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के सांद्रता पर, इस सांद्रण पर यह अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है, इसीलिए यह क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, शून्य कोट की अभिक्रिया का। दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो,
दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है गोल्ड या प्लैटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन। मैं लिख ही दे रहा हूँ, गोल्ड या किसके, प्लैटिनम की सतह पर किसका, अमोनिया का विघटन, अमोनिया का विघटन। इसमें क्या हो गया, जैसे ये अमोनिया हो गई गैसेज स्टेट में, और ये किसके सरफेस पे होना है, या तो गोल्ड के या तो किसके, प्लैटिनम के। इसके सतह पर यदि इसका विघटन होता है तो क्या मिल जाता है, N2 मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। इसमें जब हम एक्सपेरिमेंटली, ध्यान देना ये जो रेट लिखा जा रहा है वो कैसे लिखा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटली लिखा जा रहा है। तो इसमें जो रेट आता है वो हो जाएगा K, और यहाँ पे जो NH3 है इसका कोई भी सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये फिर किसके बराबर हो गया, K, और यहाँ भी कोटि क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक है। तो ये तो हो गया क्या चीज़, शून्य कोट की अभिक्रिया के बारे में। अब शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा वो देख लेते हैं। अब जरा देखो इसमें शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए यहाँ पे हम ऐसे बोल दें कि जो रेट है वो क्या है, कि अभी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकारक के जो घात होंगे सांद्रण के वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो रेट किसके बराबर हो गया, ये दर किसके बराबर हो गई, वेग स्थिरांक के बराबर। तो K जो है रेट के बराबर हो गया, तो हम ये कह सकते हैं K जो है रेट हो गया। और रेट क्या होता है, दर क्या होता है, जो अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही तो बात होती है ना, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यानी कि 1 सेकेंड में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन और टाइम को ऊपर लिख लो चाहो तो टाइम इनवर्स हो गया। ये बात समझ में आ रही क्या। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का जो मात्रक हो गया, शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक जो बन जाएगा यहाँ पे, वो मात्रक बन गया कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, यही तो बना ना, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। और इसको हम ऐसे लिख दें कि सांद्रण को, जो कंसंट्रेशन है उसको मोल पर लीटर में लिख दोगे। कंसंट्रेशन का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब लीटर इनवर्स, और टाइम इनवर्स यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो ये जो है वेग स्थिरांक का मात्रक शून्य कोट की अभिक्रिया में, ध्यान देना, शून्य कोट की अभिक्रिया में जो K का वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यही होगा, राइट। अब जरा इसका हम इक्वेशन निकाल लें, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वो थोड़े सा समझ लें। तो उसके लिए एक पिक पहले आप यहाँ से ले लीजिए, है ना, ये तो पूरा क्लियर ही हो रहा है। और इसमें अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका कर दें। ओके, ये देखिए हमारा अगला टॉपिक है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, और इसी को समाकलित वेग नियम भी कहते हैं। इंटीग्रेशन के थ्रू हम निकालते हैं ना, तो इसीलिए इसको समाकलित वेग नियम भी कहते हैं। तो ज़रा देखना, शून्य कोट की अभिक्रिया में ऐसे मानो अभी जैसे ए से प्रोडक्ट लिया था तो ऐसे लिखते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसमें यही अभिकारक रिएक्टेंट क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। एक तो बात ही हो गई।
अब हम ये मान लें कि ये जो अभिकारक A है इसका शुरू में प्रारंभिक सांद्रण A0 है। ऐसे माना अभिकारक A का प्रारंभिक सांद्रण ब्रैकेट में लिखोगे ना A, और इसको हमने मान लिया क्या है, A0 है। अब अभिक्रिया शुरू होगी, तो अभिक्रिया जब शुरू होगी तो सांद्रता तो बदलेगी अभिकारक की। तो ये मान लो T समय बाद जो है, T समय बाद A का जो सांद्रण है वो बदल जाएगा। तो हम मान लेते हैं T समय बाद A का सांद्रण कितना हो गया, A हो गया, ये मान लिया। अब अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की है। तो T समय पर जैसे अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की है, तो हम ये लिख लें शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या, जो अभिक्रिया का जो वेग है क्या मैंने बोला, शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग है। अच्छा याद करो, अभिक्रिया का वेग को मैं कैसे लिखा था, dA माइनस DA बाई dt, यही तो लिखा था ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो ये DA बाई dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है। DA बाई dt किस पे निर्भर करता है, आप ये कह सकते हैं वो तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि माइनस DA बाई dt क्या, ये प्रोपोर्शनल टू, कह रहे हैं सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तो इसीलिए इस पर घात 0। माइनस DA बाई dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है। तो अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E के सांद्रण पे 0 घात, क्योंकि उस पर निर्भर ही नहीं करता। तो फिर यहाँ से हम क्या दे सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना भाई, यहाँ से क्या दे सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि माइनस DA बाई dt या d dt ऑफ A, सही चीज़ क्या पढ़ोगे, d dt ऑफ A, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट दोगे, और यहाँ पर A का सांद्रण के घात क्या कर लोगे, 0 कर लोगे। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू 1 हो गई, 1 का K में मल्टीप्लाई करोगे तो K हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। K क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। K क्या है, जहाँ K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, राइट, ये तो बात समझ में आ रही है। जहाँ K क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है। अब जरा देखो भाई, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, d dt ऑफ A इक्वल टू K है, तो यहाँ dt का गुणा K पर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसे हो गया माइनस DA इक्वल टू K इंटू dt। ये लाइन समझ में आ गई। अब समाकलन कर दो, तो जब समाकलन करोगे, समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका माइनस DA इक्वल टू, यहाँ पर जब समाकलन करोगे तो क्या, K तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लो और T का समाकलन कर लो। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा, समाकलन में समाकलन करने के लिए अभी तो उसका कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये D क्या बता रहा है, डिफरेंशिएशन बता रहा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये यहाँ पे पावर यदि देखोगे तो 1 पावर है, कुछ और तो पावर है नहीं। मतलब ये समझ लो, ऐसे समझ लो, थोड़े सा मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ, थोड़े सा समझ लीजिए। ऐसे एक मिनट यहाँ देख लीजिए क्या समझा रहे हैं। जैसे एक फार्मूला होता है x टू द पावर n का समाकलन, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, मतलब इसी x के रिस्पेक्ट में। ये एक फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, जितना घात है उसमें एक जोड़ लोगे, n प्लस 1, n कांस्टेंट है, अपान वही n प्लस 1 से भाग। जैसे एग्जांपल x स्क्वायर का समाकलन करना है, राइट, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x पे 2 में एक घात जोड़ लोगे 3/3,
और जब हम इस समाकलन को करते हैं, समाकलन की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं c। यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं। जब इस पूरे इंटीग्रेशन समाकलन की वैल्यू लिखते हैं तो ये तो वैल्यू है और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ देते हैं, राइट। अच्छा, अब जरा समाकलन को समझो। मान लो हमको सिर्फ dx का करना है, राइट, dx का करना है। ये तो x टू द पावर n का फार्मूला हो गया, x स्क्वायर एग्जाम्पल हो गया। अब केवल dx है, इसके साथ कुछ नहीं लगा है। तो हम इसको आपको ऐसे समझा दें कि x टू द पावर 0 dx लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये यदि dx लिखा हुआ है तो हम इसको 1 dx भी लिख सकते हैं। भाई 1 से तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, और इसी 1 को क्या लिख दिया? x टू द पावर 0 लिख दिया। अब ये 0 कांस्टेंट है, इस फार्मूले में सेट हो गया। तो अब इसका क्या मिलेगा तुम्हें? x टू द पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 और प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये x टू द पावर 1/1, x पावर 1 तो लिखते नहीं हो, तो x + c हो गया कि नहीं? यानी कि dx का जो समाकलन हो गया वो क्या हो गया? x + c हो गया, राइट। तो उसी तरह से यदि हम यहाँ पर देखें, ज़रा देखो, ऐसे अभी तो यही समझा है ना। यहाँ पे कंपेयर करते हैं कॉपी के साथ, कॉपी दिख रही है यहाँ पे, देखो हमारा जो अभी जो मैं कॉपी पे मेंशन किया था वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, dA = k dt, ऐसे लिखा हुआ है, राइट। तो जैसे अभी dx का समाकलन क्या x हो गया, वैसे dA है ना, तो इसका समाकलन केवल क्या हो जाएगा? a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। ये d और इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ, जैसे d और इंटीग्रेशन ख़त्म हो के सिर्फ x बचा ना, और कैसे हुआ वो मैं यहाँ पे डिराइव किया हूँ, वैसे हुआ है। तो यहाँ भी समझो d और इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, माइनस से बच गया। ठीक उसी तरह से k तो रहेगा ही, k तो रहेगा, बाहर है। और dt का करोगे तो इंटीग्रेशन, और जैसे dt करना है तो समझो ये क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ज़रा dt समझ ही लो। मान लो dt है तो हम इसका समाकलन कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या लिख दें? t है ना वेरिएबल, तो t टू द पावर 0 लिख दें, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसका समाकलन क्या बना? t टू द पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो, तो बताओ t + c हुआ कि नहीं? तो उसी तरह से ये लाइन तो अब समझ में आ गई ना। तो यहाँ देखना भाई, अब ये अब हम आते हैं फिर से इंटीग्रेशन, जो जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आते हैं। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो d और इंटीग्रेशन समझ लो हट गया, तो यहाँ पर क्या मिला? -a मिल गया। यहाँ k तो कांस्टेंट है, अभी मैंने समझाया। dt का समाकलन क्या मिला था? t। और जब समाकलन का चिन्ह हटता है तो हम क्या जोड़ते हैं? एक कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट जोड़ दिया? कुछ भी, c जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ दिया? c। जहाँ c क्या है? जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जहाँ c क्या है? समाकलन स्थिरांक है, राइट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब चलो देखो भाई, अब यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे c की वैल्यू निकलेगी वो ज़रा देखना। जब t का मान, यही जब शुरू में t का मान क्या था? प्रारंभिक समय में t का मान क्या था? जब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे तो 0 था। जैसे आपने लिखा है ना कि a का प्रारंभिक सांद्रण आप क्या मान रखे हैं? a का प्रारंभिक सांद्रण क्या? a0 मान रखे हैं। तो यहाँ पर t बराबर क्या है? इस सांद्रण में t बराबर 0 पर सांद्रण a0 है, t समय बाद उसका सांद्रण a हो जा रहा है। तो t बराबर 0 पर यदि आप देखेंगे तो ये जो a का सांद्रण है वो आपने क्या मान रखा है? a0 मान रखा है, ठीक है ना। आपने इसको क्या मान रखा है? a0 मान लिया है। तो फिर इसको हम इसी जगह पे रखते हैं, देयरफॉर -a, ये देखो यहाँ पर हम रखें इस चीज़ को, तो -a ये हो गया इक्वल टू t बराबर 0 पे रखने जा रहे हैं। t बराबर 0 जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? k × 0। और t बराबर 0 पर a का मान क्या है? a0 है। तो यहाँ पर हमने a0 कर लिया प्लस c कर लिया कि नहीं? तो ये तो ख़त्म हो गया, यानी कि c का मान क्या हमें मिल गया? c का मान मिल गया -a0। अब यही इस समीकरण में रख लो। मान लो ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से दिख रहा है ना क्लियर? समीकरण 1 से
समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह पर क्या रख दोगे, ये माइनस हो गया ना, तो ये वैल्यू हो गई माइनस ए ज़ीरो। अब इस ए ज़ीरो को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो ए ज़ीरो इसको इधर ले आए हैं, माइनस ए इक्वल टू क्या मिल गया, के टी, राइट। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालो, तो जब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो टी का क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो के इक्वल टू 1/t, ठीक है, ए ज़ीरो माइनस ए। समझ में आ गया क्या? यही जो है शून्य कोट की, ये देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यही जो है, फिर से मैं के का मान लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, के इक्वल टू 1/t ए ज़ीरो माइनस ए। यही क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है ना। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए यही समाकलित वेग समीकरण है। तो ये पूरा शून्य कोट की अभिक्रिया हो गई। देख लो एक बार पिक्स ले लो, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक है। ये हो गया, एक पिक यहाँ ले लो, फिर कापी को थोड़े ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, एक पिक यहाँ ले लो। ये पूरा हमारा मिल गया शून्य कोट की अभिक्रिया। और शून्य कोट की अभिक्रिया का नीचे क्या है, समाकलित वेग समीकरण है, राइट। तो ये आज का इंट्रोडक्शन 2 है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का जो होगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, राइट। आज के लिए इतना ही रहने दो।